साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या मेल, अर्थात जोड़ना या मिलाना। प्रिय साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके तथा शेयर करें। आइए संधि का अध्ययन करते हैं। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, जोड़ या मेल। संधि की परिभाषा है वर्णद्वयस्य सम्मेलनेन यत् स्वाभाविकं परिवर्तनं भवति तदेव संधि। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलयः। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किन दो वर्णों को आपस में मिला दें, क्योंकि संधि की परिभाषा कहती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पे किन वर्णों को हम मिला दें? यहाँ पर तो कई वर्ण हैं, तो अब ध्यान देना है कि जब भी संधि करेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि करेंगे। यहाँ पर हिम पहला शब्द है और आलयः द्वितीय शब्द है, तो पहले शब्द के अंत में अ है एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ है। यदि हमें वर्ण संयोजन और वियोजन पता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है। यदि नहीं पता तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखें। हम एक बार सभी वर्णों को अलग करके देख लेते हैं। हिम में ह, ई, म और आ है। आलयः में आ, ल, अ, य, अ और विसर्ग है। तो हिम का अंतिम वर्ण अ है एवं आलयः का प्रथम वर्ण आ है। दोनों को जोड़ देंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा। तो हिम धन आ धन लयः, तीनों को जोड़ देंगे तो बनेगा हिमालयः। एक चीज हमेशा याद रखना है कि स्वर मूल रूप में शब्द के बीच में नहीं लिखा जाता है, हमेशा उसकी मात्रा लगाई जाती है। और दूसरी बात कि स्वर हमेशा व्यंजन के बाद में जुड़ता है, जबकि व्यंजन हमेशा स्वर या व्यंजन के पहले जुड़ता है। अर्थात व्यंजन अर्धमात्रिक है तो वह स्वर या व्यंजन के पूर्व ही जुड़ेगा। इसलिए हिम के बाद जो दीर्घ आ आया वह म में जुड़ा, तो यहाँ पर बना हिमालयः। अगला उदाहरण है रमाधन ईशः। यहाँ पर रमा के अंत में दीर्घ आ है एवं ईशः में प्रथम वर्ण ई है, तो यहाँ पर रमाधन ईशः आ और ई मिलकर ए हो जाएगा। तीनों को जोड़ देते हैं तो बनेगा रमेशः। यहाँ पर आ और ई मिलकर ए बना। इसी वर्ण परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। चाहे स्वर को अच कहें और चाहे हल को व्यंजन कहें, और विसर्ग तो विसर्ग ही है। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्याधन आलयः। यहाँ पर विद्या के अंत में आ है एवं आलयः के प्रारंभ में भी आ है,
अर्थात दोनों तरफ स्वर हैं। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर आ धन आ मिलकर दीर्घ आ बन जाएगा तो बनेगा विद्यालयः। दूसरा है महाधन ईशः, आ और ई मिलकर ए हो जाएगा तो यहाँ पर महाधन ईशः में आ और ई से ए हो गया तो बना महेशः। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम पद के अंत में व्यंजन हो एवं दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक धन ईशः, यहाँ पर वाक के अंत में क हलंत है अर्थात का में स्वर नहीं है और जब स्वर नहीं होता किसी वर्ण में तो वह व्यंजन होता है। इसका मतलब है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है एवं दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर है तो इससे पता चलता है कि यहाँ व्यंजन संधि है। तो वाक धन ईशः, यहाँ पर का के स्थान पर ग हो जाता है तो बनेगा वागीशः। वागीशः में का के स्थान पर ग कैसे हुआ यह हम अगले वीडियो पर जानेंगे। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। अगला उदाहरण है सत धन जनः। यहाँ पर प्रथम पद के अंत में त हलंत है एवं दूसरे पद के प्रारंभ में जनः का जा है तो सत धन जनः यहाँ पर ता के स्थान में ज हो जाता है तो बन जाता है सज्जनः। और यहाँ पर चूंकि व्यंजन है प्रथम पद का अंतिम वर्ण इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अगला है विसर्ग संधि। तो विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः धन ते, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग है तथा दूसरे शब्द में व्यंजन है अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि है। नमः धन ते बराबर नमस्ते। अगला उदाहरण है मनः धन हरः। यहाँ पर भी प्रथम पद में विसर्ग है तथा दूसरे में व्यंजन है अतः यहाँ पर विसर्ग संधि है। आइए तीनों को और सरल तरीके से समझते हैं। यहाँ पर तीनों संधियों के उदाहरण दिए गए हैं। आपको ध्यान देना है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में स्वर है तो स्वर संधि, व्यंजन है तो व्यंजन संधि और विसर्ग है तो विसर्ग संधि निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर इति में अंतिम वर्ण स्वर है तो इसमें स्वर संधि होगी। जगत में अंतिम वर्ण त व्यंजन है अतः यहाँ व्यंजन संधि होगी तथा मनः के अंत में विसर्ग लगा है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अर्थात हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखेंगे और यदि उसमें स्वर है तो स्वर संधि, अगर व्यंजन है तो व्यंजन संधि और विसर्ग है तो विसर्ग संधि निश्चित रूप से होगी। केवल यदि हमें ये जानना है कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि अथवा विसर्ग संधि है तो केवल प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि हम पहचान लेते हैं कि स्वर है कि व्यंजन है विसर्ग है तो निश्चित रूप से हम इतना तो जान ही जाएंगे कि इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। संभवतः संधि आपके समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम स्वर संधि के प्रकारों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।